हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल साइंसेस पर आपका वेलकम है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के एक अध्याय एक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के समूह के बारे में हम अध्ययन करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स पर हम ध्यान देंगे जो आगे चल के आपके इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल आप कह सकते हो कि ये आपके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, बहुत ही बेस लेवल का वीडियो है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब हो गया कि आवेश जो होगा यहाँ पे रुका हुआ आवेश होगा, ना कि गति करता हुआ आवेश होगा। यानी स्थिर वैद्युतिकी में एक बात याद रखनी है आपको कि इस पर आवेश जो होगा, स्थिर वैद्युतिकी में जो आवेश होगा वो रुका हुआ आवेश होगा, ना कि गति करेगा। इस चैप्टर को हम आगे चल के वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र और वैद्युत विभव एवं धारिता में क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। की शुरुआत यहीं से होती है, जिसमें पहली हेडिंग आपको पढ़नी है वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा नहीं हो, यानी डायरेक्शन ना हो, तो ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जबकि एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, यानी अदिश राशि का मतलब इसमें परिमाण तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। इनका जो मात्रक होता है, ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। मान लीजिए किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तब तो Q बराबर Ne फॉर्मूला होता है, जहां पे n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं वही n से रिप्रेजेंट करते हैं। और E जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जिसका मान आपको याद करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। हमारी जो अगली हेडिंग है बच्चों वो है आवेश के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना है। आवेश जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा हुआ, बहुत बेसिक चीजें ही। धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, जबकि दूसरा क्या है, ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज। अब धनावेश क्या होता है एक एक करके हम देखते हैं, यानी धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सोडियम है, सोडियम को आपने पढ़ा होगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 281 होता है। ठीक है, अब सोडियम को अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डोनेट करना पड़ेगा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जब सोडियम दे देता है तो इस पे प्लस चार्ज आ गया। क्या आ गया? प्लस चार्ज। तो देख रहे इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 11 थे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया, दे दिया। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। अब कितने बच गए, 10। तो इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 11, बाद में कितने बचे, 10। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ना, और चार्ज देखिए कैसा आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। अगर हम बात करें ऋणावेश की बात करें, नेगेटिव चार्ज की बात करें, तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, किसके कारण, अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्लोरीन ले लीजिए। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 287 होता है। ठीक है, अब इसको भी अपना अष्टक पूरा करना है। अष्टक पूरा करने का मतलब इसके बाह्य कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि है कितने, 7। होने कितने चाहिए, 8, है कितने, 7, कमी 1 की है। तो ये क्या करेगा, ये जो सोडियम ऊपर देख रहे हैं आप, ऊपर आपने देखा कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया हमको, ये 1 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा। तो 7 की जगह कितना हो गया, 8। क्लियर है। अब इसने इलेक्ट्रॉन लिया, पहले कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, बाद में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता। अब इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। इस चैप्टर में बच्चों जो हमें अगली हेडिंग वो है विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। ठीक है, जो विद्युत आवेश होते हैं उसके कुछ मूलभूत गुण हैं, उसको हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें विद्युत आवेश के मूलभूत गुण में जो पहली हेडिंग बच्चों हमारी है वो आकर्षक तथा प्रतिकर्षक है। यानी आकर्षण बल कैसे काम करेगा, प्रतिकर्षण कैसे काम करेगा, इसको हम देखेंगे। देखिए, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
ठीक है, और जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आपको ध्यान देना कि सजातीय आवेश किसको कहते हैं और विजातीय आवेश किसको कहते हैं। अगर प्लस प्लस चार्ज रहा, माइनस माइनस चार्ज रहा, तो ये देखो दोनों सेम चार्ज है, तो इसको हम सजातीय आवेश के नाम से जानते हैं। यानी दोनों चार्ज सेम हो, देखिए ये भी माइनस, दोनों माइनस है, तो ये भी क्या होगा, सजातीय आवेश होगा। तो जब इस तरह की आपको क्वांटिटी देखने को मिलेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। अगर वहीं हम बात करें एक प्लस चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज है, तो ये देखिए विजातीय यानी एक दूसरे से विपरीत है, एक दूसरे को विपरीत सॉरी एक दूसरे से क्या है, ये विपरीत है। तो विपरीत होने के कारण यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो आपने समझा होगा कि विजातीय और सजातीय क्या होते हैं। अगला जो हेडिंग बच्चों इसमें हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है, संरक्षण शब्द का मतलब ये हो गया, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं आप और ना ही नष्ट कर सकते हैं। देखिए इस नियम के अनुसार आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी चार्ज को ना आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि चार्ज को, आवेश को ना आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही इसको खत्म कर सकते हो, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हो। मतलब कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, स्थानांतरित कर सकते हो। देखिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं इस पे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको आई होप पता होंगी, और नहीं पता है तो थोड़ी सी नॉलेज आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है, अगला जो हमें हेडिंग पढ़ना है इसमें वो पढ़ना है विद्युत आवेश की योज्यता। ठीक है, विद्युत आवेश की योज्यता क्या होती है उसके बारे में हमें देखना है। यदि किसी निकाय में आवेश n हो तो निकाय का कुल आवेश उन आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई निकाय है, ठीक है, इस पे प्लस Q1 है, माइनस Q2 है और प्लस Q3 है। ठीक है, तो क्या होगा, ये Q1 और Q3 आपस में जुड़ जाएंगे और इनमें से ये माइनस Q2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश की योज्यता। तो मान लीजिए जैसे प्लस Q1 है तो यहाँ पे देखिए प्लस Q1 लिख दिया, दूसरा क्या है माइनस Q2 है तो माइनस Q2 लिख दिया, तीसरा क्या है प्लस Q3 है तो इसको प्लस Q3 लिख दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लस वाली वैल्यू को एक साथ लिख देंगे और माइनस वाली वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे। तो क्या आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देखिए यहां से Q1 प्लस में है और ये माइनस में, तो Q1 माइनस Q2, और ये वैल्यू प्लस में है तो ये प्लस हो गया, Q3 हो गया। और मान लीजिए ऐसे Q4 Q5 Q6 Qn Q बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n बराबर आप कितना भी 1 से लेके 0 100 कुछ भी रख सकते हो, ये वैल्यू आपकी चेंज होती हुई नजर आ जाए। अगली हेडिंग जो बच्चों में इससे पढ़नी है वो आवेश का क्वांटीकरण पढ़ना है। क्वांटीकरण क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें, आप इसको ध्यान दीजिए। इस नियम के अनुसार किसी निकाय में कुल आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात मतलब इलेक्ट्रॉन +1 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, ठीक है, +-3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कह दीजिए कि इलेक्ट्रॉन 1.5 होगा, 2.5 होगा, ठीक है, 0.75 होगा, 0.125, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही है Q बराबर ±n, जहां n बराबर 1 2 3 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या दशमलव में संभव नहीं होगी। ये इसी चीज को ये फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में समझा रहे हैं। अगली हेडिंग जो बच्चों इस चैप्टर में हमें पढ़नी है वो विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, छोटी छोटी डिफिनेशन आप देखते चलिए। वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता वो विद्युत रोधी कहलाते हैं। जिसमें मतलब जिसमें करंट का प्रवाह ना हो उसे हम विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कांच हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, इन सब में करंट का प्रवाह नहीं होता। आप लकड़ी में सूखी लकड़ी की बात कर सकते हो, ठीक है, आप सूखी लकड़ी की बात कर सकते हैं। यानी सूखी लकड़ी में जो होगा यानी ड्राई वुड जो होती है उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, यानी धारा नहीं बहती। जबकि ग्रीन लकड़ी जो हरी लकड़ी होती है उसमें धारा का प्रवाह होता है, यानी वो विद्युत रोधी नहीं होगा। जबकि सूखी लकड़ी क्या होगी, विद्युत रोधी होगी। अगला जो बच्चों है वो है चालक यानी कंडक्टर। नाम से ही क्लियर है, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे चालक कहते हैं। जैसे मानव यानी हमारा शरीर हो गया, सभी धातुएं हो गई। अब ये चालक में आपसे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि चलिए ठीक है, मान लीजिए कि आप अर्धचालक में थोड़ी धारा बहती है, कुछ चालक में नहीं बहती है, चालक में ही क्यों बहती है? तो इसका मतलब होगा क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको याद रखना है कि जो धारा का प्रवाह होता है वो सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेज में होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं, उनके बहने के कारण ही धारा बहती है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, मानव हो गए यानी हमारे शरीर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मेटल्स हो गए उनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगली हेडिंग जो बच्चों आपको पढ़नी है इसमें वो पढ़नी अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनमें चालकता कुचालक से अधिक तथा चालक से कम हो
अर्धचालक कहलाते हैं, यानी 50%, यानी धारा थोड़ी बहुत जा भी सकती है और थोड़ी बहुत नहीं भी जा सकती है, यानी 50-50 का चांस है। एग्जाम्पल के तौर पर सिलिकॉन और क्या ले सकते हैं आप, सेलेनियम ले सकते हैं। ये सब किसके, अर्धचालक के उदाहरण हैं, जो कि आगे आपको एक चैप्टर के रूप में मिलेंगे। जब आप क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर पढ़ेंगे तो वहां पे अर्धचालक आपके यहाँ एक चैप्टर के रूप में है, तो वहां पे आप इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बच्चों जो अगला टॉपिक है वो आवेशन की विधियां, यानी मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी बॉडी को आप चार्ज कैसे कर सकते हो, पदार्थ को चार्ज कैसे कर सकते हो, उसके तरीके के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए पहला चालन विधि यानी कंडक्शन मेथड होता है। इसको आप धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कि यदि किसी आवेशी चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक से स्पर्श कराएं तो आवेश रहित चालक पर भी आवेशी चालक का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे ही चालन विधि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए ए बॉडी एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी क्या है, बी है। अब ए बॉडी पे 5 कूलाम का चार्ज है, ठीक है, क्या है, 5 कूलाम का चार्ज है, और बी वाली बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। अब इन दोनों को क्या करिए, एक वायर के द्वारा कनेक्ट करा दीजिए, यानी इन दोनों को स्पर्श करा देंगे तो यहां से जो चार्ज होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे, इस बी वाली बॉडी पे हो जाएगा। तो इसी को देखिए चल के आ रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं चालन विधि कहते हैं। ठीक है, तो यहां से चार्ज होगा वो ट्रांसफर होके आता है। ये बॉडी चार्ज थी, जबकि ये बॉडी क्या है, अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब आवेश रहित है, इस पे कोई आवेश नहीं है। लेकिन जैसे ही चार्ज बॉडी को आप अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आए, ये भी बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, आवेशन की विधियों में चालन विधि कहते हैं। अगली जो हेडिंग है बच्चों वो है प्रेरण विधि। ठीक है, इंडक्शन मेथड, क्या है, इंडक्शन मेथड है। इस विधि में किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप ले जाने पर अनावेशित वस्तु के विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसे प्रेरण विधि कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपको टच नहीं करना। मान लीजिए बॉडी ए है और ये बॉडी क्या है, बी है, ये बॉडी क्या है, बी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी क्या है, बी है। मान लीजिए इस पे प्लस चार्ज है, क्या चार्ज है, प्लस चार्ज। और इन दोनों को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, करीब लेके आते हैं, यानी ये वाली बॉडी और ये वाली बॉडी, ये प्लस चार्ज था इस पे, जैसे इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे, कांटेक्ट मतलब समीप लेके आएंगे, पास लेके आएंगे, तो इस पे निगेटिव चार्ज अपने आप आ जाता है, स्वतः आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेरण विधि कहते हैं। ये प्रेरण विधि जो होगा, याद रखना है कि प्रेरण विधि में बॉडी को टच नहीं कराता। अगली जो हेडिंग आपकी है वो है घर्षण विधि। ठीक है, क्या है, घर्षण विधि यानी फ्रिक्शन मेथड। इसमें भी आप इजीली समझ सकते हैं। जब दो वस्तु को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर द्वारा आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी विधि को हम घर्षण विधि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या करिएगा, कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिएगा। ठीक है, उनको छोटे छोटे टुकड़े को क्या करिए, ऐसे रख लीजिएगा, और जो आप जिस पेन से आप लिख रहे हैं उस पेन को क्या करिएगा, आप ले लीजिएगा। ठीक है, उस पेन को लेने के बाद आप अपने हेयर पर थोड़ा सा क्या करिएगा, रब करिएगा, और रब करने के बाद जो कागज के टुकड़े आपने किए हैं उनको पास लेके जाएंगे, देखेंगे पेन से कागज का टुकड़ा क्या होने लगेगा, चिपकने लगेगा। ठीक है, तो ये घर्षण विधि द्वारा आपके हेयर से आपने जब पेन को रब किया तो इसमें आवेश उत्पन्न हो गया, जिसके कारण क्या होगा, ये कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखने लगा। इसी को हम घर्षण विधि कहते हैं, यानी फ्रिक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इसमें क्या क्या कवर किया आप देख सकते हैं। आपने इसमें बेसिक चीजों को कवर किया, एक एक करके आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इनको नोट्स के फॉर्म में बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा पार्ट 1 था। अब मिलते हैं हम पार्ट 2 में। ठीक है, कूलाम नियम से हम स्टार्ट करेंगे, वहां पे हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, ढेर सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।